हाँ जी बच्चों, कल की क्लास में हमने डिमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ लिए थे और जिसकी एमटी क्या थी, ह्यूज गोल्ड डिस्करेज इक्विलिब्रियम। ह्यूज बोले तो ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड, एक दिक्कत थी। दूसरी, गोल्ड बोले तो हाइंडर द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब इतने सारे जो रिजर्व्स बनाने थे उसकी वजह से कैपिटल का मूवमेंट क्या हो रहा था, बिल्कुल। थर्ड क्या है, डिस्करेज, डिस्करेज वेंचर कैपिटल, ये किसको डिस्करेज करता है। और इक्विलिब्रियम, हाँ, फिक्स एक्सचेंज रेट में नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट। अब मैं इसके बारे में तो आज बता नहीं रहा हूँ आपको, जब नेक्स्ट हम रिवीजन कवर करेंगे ना तो तब मैं कवर कर लूंगा, क्योंकि आज ऑलरेडी हमने कॉपी भी चेक किया तो आधा घंटा उसमें ही हो गया। ठीक है, तो अभी मैं आज ना आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बच्चों अगर आपको याद हो, पास्ट में हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है, ये अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने एक टॉपिक कौन सा शुरू किया हुआ है बच्चों, सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज रेट। कौन सा, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। और उसके तीन सिस्टम थे, कितने सिस्टम थे, पहला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तीसरा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स हम पढ़ चुके हैं, उसके मेरिट्स पढ़ चुके हैं, उसके डिमेरिट्स पढ़ चुके हैं। आज हमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। थोड़ी पुराने बचपन की याद करें क्या, जब आप छोटे बच्चे थे तो आप डिमांड और सप्लाई पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल। ठीक है, कुछ बच्चों ने शायद बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ ने एवरेज एवरेज पढ़ा होगा, कुछ नालायक भी होंगे जिन्होंने ऑल टुगेदर क्या कर दिया होगा, इग्नोर कर दिया होगा किसको, डिमांड एंड सप्लाई को, जबकि वो कॉन्सेप्ट आपको वो बेस है इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई। वैसे पता है बच्चों, आज हमारा 11th क्लास का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, आज से ही शुरू है हमारा और टाइमिंग है 4 से 6। ठीक है, आपके अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह जो हो तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो कि अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो। ठीक है, हाँ जी, खैर अपने पॉइंट पे आ जाते हैं हम। प्लीज आयुष इधर देखो। हाँ, तो ये जो डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, इसको वापस से एक बार रिकॉल करते हैं। अगर आपने पढ़ा है उसमें 11th में तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं आपकी थोड़ी सी जो मेमोरीज है या तो उन्हें रिफ्रेश करा दूं, या अगर नई क्रिएट की थी तो आपने वो आज बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं फ्लेक्सिबल को आपको समझाऊंगा। बच्चों ध्यान से सुनो, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, और ये है डिमांड, किसकी, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये है यहाँ पे सप्लाई, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी, एक्सचेंज रेट अगर मैं कंपैरिजन करूं इंडियन करेंसी का किसके साथ, यूएस डॉलर के साथ। ठीक है, किसका, इंडियन करेंसी का यूएस डॉलर डॉलर के साथ। मान लिया बच्चों, मान क्या लिया, अराउंड इतने रेट चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सिंपल करके आज के दिन पे 80 का रेट बोल देता हूँ। कितने का रेट बोल देता हूँ, 80 का। कि मेरे को $1 को लेने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 80 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, लेट सपोज ये रेट ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्यादा, और ये कितना हो गया, लेट सपोज 90 हो गया। कितना हुआ, जब 80 का रेट था तो मैं $1000 की डिमांड कर रहा था। किसकी डिमांड कर रहा था, यानी कि मेरे को अमेरिका से कितने डॉलर चाहिए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी डॉलर का रेट बढ़ के 80 से 90 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस डॉलर को लेने के लिए, $1 को लेने के लिए मेरे को 80 रुपए देने होते थे, अभी मेरे को $1 को देने के लिए कितने रुपए देने होंगे बच्चों, 90 देने होंगे। और जब 80 का रेट था तो मैं $1000 की डिमांड कर रहा था, और अभी डॉलर महंगा हुआ है सस्ता हुआ है, तो मैं उसको और ज्यादा खरीदना चाहूंगा या कम खरीदना चाहूंगा, वेरी गुड, हम उसे कम खरीदना चाहेंगे। मैं पहले कितना खरीदना चाह रहा था, अब मैं सारी चीजें तो आपको यहाँ पे आपको रिमाइंड नहीं करा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड क्या होती है, एग्जैक्टली डिमांड क्या होती है ये तो मैं आपको प्रॉपर वहीं पे पढ़ा है।
लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता सकता हूँ कि अभी के लिए काम चल जाएगा आपका। अगर आप प्रॉपर, आपको अगर डिमांड नहीं आता तो उसको आप देख सकते हो घर जाके, डिमांड क्या होता है उसकी। 4 कंडीशन होती है डिमांड होने की, सारे बच्चों को पता है, ठीक है ना, याद आ रहा है ना आपको। कुछ बच्चों ने जो पढ़ा है, नीड्स एंड वांट्स होता है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है, अलग अलग प्राइस होता है, वगैरह वगैरह करके, ठीक है ना। उसमें हमने डिजायर पढ़ा था, वांट पढ़ा था, नीड पढ़ा था, वो सारी चीजें देखी थी। खैर, तो अभी जैसे रेट बढ़ेगा तो जो $1000 की मैं डिमांड कर रहा था, अब मैं वो ज्यादा करने वाला हूँ, कम कम करने वाला हूँ। आप ही बता दो मेरे को कितना लिखूं मैं यहाँ पे, नंबर कोई भी रैंडम बता दो। चलो, ये वो बच्चा बोल रहा है 800, कितना लिख लेते हैं 800। अब मैं $800 की डिमांड कर रहा हूँ, ये रेट और मान लिया बढ़ गया, कितना हो गया 100। अब बताओ इधर क्या नंबर लिखूं, 500। 500 बोल रहे बच्चे, लिख लूं 500, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो, $500 की डिमांड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रेट बढ़ता जा रहा है, मैं डिमांड कम कर रहा हूँ? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं किसी चीज के तो उसकी हम डिमांड कम करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली वो चीज क्या हो रही है, महंगी हो रही है। अब मेरी जरूरी तो नहीं है ना कि चीजों के रेट अगर बढ़ रहे होंगे तो मेरी इनकम भी बढ़ रही होगी, मेरी इनकम तो सेम है ना। तो मैं अपने उस चीज के यूज को क्या कर दूंगा, लिमिटेड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? चलो, एक और ले लेते हैं कि अगर इसका रेट कितना हो गया, 110 हो गया फाइनल, तो आप मेरे को बताओ 300, ठीक है। अच्छा, डिमांड कौन करेगा बच्चों? डिमांड भारत वाले कर रहे हैं डॉलर की, या यूएसए वाले कर रहे हैं? भारत वाले कर रहे हैं, और भारत वालों को महंगा पड़ रहा है, तो इसलिए जैसे जैसे रेट बढ़ता जा रहा है तो वो डिमांड कम करते जा रहे हैं। लेकिन सप्लाई कौन करेगा? अच्छा, जैसे ही रेट बढ़ेगा यूएसए वालों को फायदा होएगा, नुकसान होएगा? तो वो डॉलर की सप्लाई ज्यादा करना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे? ज्यादा करना चाहेंगे। लेट सपोज जब 80 रुपए का रेट था, कितने का रेट था बच्चों? 80 का रेट था, और 80 के रेट पे वो $300 की सप्लाई करना चाह रहे थे। कितने डॉलर की सप्लाई करना चाह रहे थे? $300 की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, जैसे ही रेट 90 होएगा तो वो कितने की सप्लाई करना चाहेंगे? मान लिया 500 की सप्लाई करना चाह रहे हैं। कितने की सप्लाई करना चाह रहे हैं? ये कोई और नंबर ले लो, 500 में बाद में कंसीडर कर लूंगा, कुछ भी बताओ आप। कितना? 600। 600 नहीं, 500 से कम बताओ। 400। यानी कि 80 रुपए के रेट पे वो $300 की सप्लाई करना चाहते हैं, और 90 के रेट पे कितना करना चाहते हैं? 400। रेट और बढ़ गया, 100 हो गया, तो वो कितने की सप्लाई करना चाह रहे हैं? 500। कितने डॉलर की सप्लाई करना चाह रहे हैं? बात समझ में आ रही है? अच्छा, रेट और भी ज्यादा बढ़ गया, तो वो बोल दो, कोई भी रैंडम नंबर बोल दो, 500 से ज्यादा। 700। चलो जी, $700 की क्या कर रहे हैं वो? सप्लाई करना चाहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अच्छा, रेट 80 था, फिर 90 हुआ, फिर 100, फिर 110। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे बच्चों रेट बढ़ता जा रहा है, 80, 90, 100, 110, उसी के साथ साथ आपकी जो डिमांड है ना, डिमांड तो क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी कि रेट तो बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। So we can say that there is an inverse relationship between price and quantity demanded। लेकिन वहां पे तो हम जनरल डिमांड पढ़ते हैं किसी भी गुड्स को लेकर के, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली किसकी डिमांड की बात कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी की। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेज? सही, यस और नो? इसे मत हिलाओ यार, थोड़ा ध्यान रखो प्लीज। कोई बात नहीं, चलो हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। इधर देखो, हाँ जी, नेक्स्ट। ये तो एक रिलेशनशिप हुआ किसके बीच में? फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के रेट, सॉरी, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बीच में। दूसरा रिलेशनशिप हम देखते हैं बच्चों, किसके बीच में? फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बीच में। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे सप्लाई क्या हो रही है आपकी? सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ये क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि यूएसए वाले को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, और सप्लाई तो वही करेंगे। और जब सप्लायर को फायदा ज्यादा होएगा तो वो तो ज्यादा ही सप्लाई करना चाहेगा। भाई अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट, मान लिया यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट की किसकी बात कर रहे हैं हम? डॉलर एक प्रोडक्ट है यहाँ पे,
उसका प्रोडक्ट पहले 80 रुपए का बिक रहा है तो वो 300 यूनिट बेचना चाह रहा है, अभी 90 का बिक रहा है तो वो कितनी यूनिट बेचना चाहेगा, ज्यादा, क्योंकि 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका है ना, तो वो चाहेगा कि मैं अपना जितना भी स्टॉक है ज्यादा से ज्यादा निकालूं। अब प्राइस और भी ज्यादा हो गए, फॉरेन एक्सचेंज रेट और भी ज्यादा हो गया, तो वो और ज्यादा बेचना चाहता है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट उसे मोटिवेट कर रहा है ज्यादा सप्लाई करने के लिए, ठीक है। और 110 के प्राइस पे वो $700 बेचना चाहता है। समझ में आई बात? अब इसका अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें इसको, तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसा रिलेशन होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। हम बोलेंगे एज फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर उल्टा, तुम देखो अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो रेट क्या हो रहा है बच्चों, घटते जा रहा है, और यहाँ पे भी तो नीचे से ऊपर जाओगे आप तो सप्लाई क्या हो रही है, सप्लाई भी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब जब दोनों चीजें, दो फैक्टर एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दो फैक्टर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन, और एक एक ऐसे, एक तो ऊपर और एक नीचे, तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। समझ में आई बात? अच्छा, इसका हम वो बना सकते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं हम। चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये रहा आपका डेटा, और यहाँ पे बनाते बच्चों हम ग्राफ। मैं आपको टाइम दूंगा बाद में बनाने के लिए, पहले यहाँ पे समझ लेना। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहाँ पे हम ले लेते बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसको मैं FER लिख सकता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डिमांड या सप्लाई, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, किस पे, ये हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, ठीक है। सारे बच्चों को पता है, आई थिंक 10th क्लास में आपको सिखाया जाता है कि हम प्लॉट कैसे करते हैं, और मैंने आपको 11th में भी सिखाया था प्लॉट करना, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि शायद आपको नहीं आ रहा होगा अभी, या शायद आप भूल रहे होंगे। जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता तो वो यहाँ पे समझ लेंगे अभी, ठीक है ना, हम बेस से चल रहे हैं। बच्चों एब्सीसा का नाम सुना है आपने, हैव यू हर्ड द वर्ड एब्सीसा? ऑर्डिनेट का नाम सुना है, ऑर्डिनेट सुना है, कुछ याद आ रहा है बचपन की यादें? कोऑर्डिनेट का नाम सुना है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट किससे मिलकर के बनता है, एब्सीसा से और ऑर्डिनेट से। मान लिया एक कोई कोऑर्डिनेट है 0 और 3, समझ में आ रही है बच्चों बात आपको? हाँ जी, तो 0 और 3 के, ये इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। और इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कहां पे गया, एब्सीसा, स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना आप एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है भैया बचपन की याद आ गई, पहले भी ऐसे ही हुआ था आपके साथ। हाँ, नेक्स्ट है, ये है ऑर्डिनेट, इसकी स्पेलिंग सही है। और एब्सीसा और ऑर्डिनेट से मिलकर के क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है। और मजे की बात यह है, आपको बच्चों पता होगा कि एक्स एक्सिस पे हम किसको लेते हैं, एब्सीसा को लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम ऑर्डिनेट को लेते हैं। पहले एब्सीसा पे चलते हैं या पहले ऑर्डिनेट पे चलते हैं, पहले एब्सीसा पे चलते हैं, ठीक है ना। चलो अगर मैं बात करूं, ये सारी जितनी भी मैंने ड्राइंग की है ये हटा दूं एक बार, चलो अभी आप ये देखो, ये वाले बॉक्स में आओ बस। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को किसके साथ स्टडी कर रहा हूँ, डिमांड के साथ स्टडी कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, एक तो ये ए कोऑर्डिनेट हो गया, एक ये बी हो गया, एक ये सी हो गया, और एक ही क्या हो गया, डी हो गया। और इसमें एब्सीसा कौन है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ये क्या है,
डिमांड क्या है, हाँ, जबकि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, डिमांड ली है, क्या ली है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, फॉरेन एक्सचेंज रेट लिया है, बोलो ना, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसे मेरे को उल्टा करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने ग्राफ पे क्या लिया है, उल्टा लिया है ना, इसको तो उधर माना है मैंने, हाँ बोलो ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट को और डिमांड को इधर माना है। तो ये फाइनली अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, मेरे को बना बना के बता सकते हो, अब जो मेरे को फाइनली प्लॉट करने हैं यहाँ पे। हाँ जी, प्राइस देख लेते पहले, 1800, चलो बोलना सारे बच्चे मेरे को, 1800, नेक्स्ट क्या है, 500 और 300, और प्राइस कितना था, 80, 90, 100, 110। फाइनली ये बने ना कोऑर्डिनेट। बच्चों इकोनॉमिक्स में अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, आप ग्राफ नहीं बनाने आते तो कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कि ये आ कैसे रहा है, ये बन कैसे रहा है ग्राफ, ठीक है। चलो इसको प्लॉट करें क्या, हाँ जी, मैं प्राइस मान लेता हूं यहाँ पे, ये आ गए आपके 80, ये 90, ये 100 और ये 110, ठीक है। डिमांड की बात करें क्या, हाँ जी, डिमांड की बात करते हैं, यहाँ पे लेट सपोज ये है 300, और ये क्या है यहाँ पे 500, और ये क्या है यहाँ पे 800 लिया ना हमने, ये है 800, और यहाँ पे 1000, ठीक है। पहले किस पे चलूं, एक्स एक्सिस पे चलना है मेरे को, कितना 1000, तो मैं यहाँ पे आ गया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ गया इधर, हाँ बोलो ना, अच्छा ये आ गया, और फिर ऊपर चलना है मेरे को, वाई एक्सिस पे चलना है, कितना चलना है 80 चलना है, तो यहाँ से ये मैं पॉइंट लगा दूं, ये ऐसे आएगा, ये थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, बोलो बात समझ में आई क्या। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये मेरा ए था मान लिया, ये बी था, ये सी और ये डी, नेक्स्ट है मेरे को 800 चलना है और ऊपर कितना चलना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, नेक्स्ट फिर 500, और सारे बच्चों को आता है ना प्लॉट करना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, 300, और आप देख रहे हो कि ये डिमांड कर्व बन गया, और डिमांड कर्व आपको सारे बच्चों को पता है कि कैसा होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कैसा होता है, ज्यादा मतलब लिटरली दिल पे मत ले लेना कि पॉइंट नहीं मिल रहे, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ऐसे हम किसके पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते, कोऑर्डिनेट सप्लाई के, फॉरेन एक्सचेंज रेट के किसके साथ, सप्लाई के, अच्छा सप्लाई भी हमें कहाँ पे लेनी है, एक्स एक्सिस पे लेनी है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट कहाँ पे लेना है हमें, वाई एक्सिस पे लेना है, तो सप्लाई के 300, 400, 500, 700, पहले मैं देख लो 300, 400, 500 और 700, एक बीच में 400 भी आएगा, 500, और एक यहाँ पे आ जाएगा 700, ठीक है। चलो अभी प्लॉट करेगा, 300 पे कितना, 300 अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई पे कितना 80, चलो 80, ये 300 हो गया आपका, और इस पे 80, ये ऐसे चलेगा, यहाँ पे ये आ गया ना बच्चों, 400 पे कितना है, ये आ गया, हाँ 500 पे, तो ये वाला पॉइंट ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैपिंग का मीनिंग भी समझ में आ गया भाई आपको। नेक्स्ट क्या है, 700 पे 100, तो ये ऐसे आया, आप देख रहे होंगे ये हो गया सप्लाई कर्व, DD इज द डिमांड कर्व एंड SS इज द सप्लाई। डिमांड कर्व तो बच्चों डाउनवर्ड स्लोपिंग था, डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब ये है कि दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, और पहला अगर नीचे जाएगा तो दूसरे वाला ऊपर जाएगा, और दूसरा अगर हम बात करें सप्लाई कर्व की, तो सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, कैसा होता है, ये बताता है कि दो चीजों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। आप देख लो जब प्राइस 80 था तो ये कितनी हो रही थी आपकी, जो सप्लाई हो रही थी 300 हो रही थी, फिर प्राइस कितना हुआ 90, तो कितने हो गई 400, दोनों चीजें बढ़ रही है ना, अच्छा फिर 100 हुआ तो 500, और फिर 110 हुआ तो 700, दोनों ही कर्व ने बच्चों एक पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट किया, और वो पॉइंट है ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब तक डिमांड और सप्लाई में चेंज नहीं होता
तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है इकोनॉमी के अंदर के डिमांड और सप्लाई में चेंज, तो ये पॉइंट एडजस्ट होता रहता होगा कि नहीं होता रहता होगा, ऊपर नीचे, कभी ऊपर निकलता होगा, मतलब ये जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ये कभी ऊपर करते होंगे इंटरसेक्ट, कभी नीचे करते होंगे, कभी कहीं पे करते होंगे, कभी कहीं पे, लेकिन कहीं ना कहीं तो करते होंगे। जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं आपस में उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगेंस्ट जो इधर बच्चों क्या निकलता है, प्राइस निकलता है। क्या निकलता है? इधर से देखो मैंने एक लाइन ऐसे डाल दी, तो देखो ये प्राइस निकल के आ गया ना 100। अच्छा, इस 100 के प्राइस को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या बोलूंगा? इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये रेट किसने निकाल के दिया है? ये रेट मार्केट ने निकाल के दिया है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने। किसने निकाल के दिया है? यानी कि मार्केट ने कैसे निकाल के दिया? हम मार्केट में जाकर के हम डिमांड करते हैं, अगला क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। तो मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई आई किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो रेट निकल के आया है ये 100 रुपए का, है ना। ये किसके थ्रू निकला है? फ्लेक्सिबल सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू निकला है? फ्लेक्सिबल के थ्रू का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई से निकला है। इसमें गवर्नमेंट ने तो फिक्स नहीं किया ना रेट कि फॉरेन एक्सचेंज रेट भाई हमारी करेंसी में इतना गोल्ड है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। यहाँ पे तो रेट किसने निकाल के दिया? डिमांड और सप्लाई ने रेट निकाल के दिया। और बच्चों इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे रेट निकलता है डिमांड और सप्लाई से, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है ना। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोट समझते हो? फ्लोट जो तैरता जाता है, कम ज्यादा होता जाता है, फ्लोट। और ये एग्जैक्ट रेट है, ये इक्विलिब्रियम रेट है। फिक्स एक्सचेंज रेट की हमने एक कमी पड़ी थी कि फिक्स एक्सचेंज रेट मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट। वो हो भी सकता है और नहीं भी। हो गया होगा कब इक्विलिब्रियम? जब गवर्नमेंट ईमानदार होगी। और होगा कब नहीं? जब बेईमान होगी। लेकिन यहाँ पे तो रेट ही ईमानदारी से निकला, गवर्नमेंट का तो कोई इंटरवेंशन है ही नहीं। रेट जो निकल रहा है वो किससे निकल रहा है बच्चों? डिमांड और सप्लाई से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्की बात। यही क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे रेट निकलता है डिमांड और सप्लाई से। अभी अगर आप चाहते हो तो आप इसकी नोटिंग कर सकते हो। आज मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको ये, ठीक है। मेरे ख्याल इतना टाइम तो बचेगा नहीं हमारे पास कि मैं इसका टेक्स्ट पढ़ा पाऊँ आपको। कल आते के साथ ही मैं इसका टेक्स्ट पढ़ाऊंगा। कर ले, नोटिंग कर ले, फोटो वोटो मत खींच, नोटिंग कर ले। अभी सही है स्पेलिंग एफसीस आ गई, एक एस मिसिंग था बस वहां पे। ठीक है। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊपर तो पहले वो रेट लिखा हुआ है और फिर वो लिखा हुआ है। वो तो मैंने टेबल बनाई थी, लेकिन बेसिकली जैसे मैंने डायग्राम में बनाया है फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया है वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे क्या लिया मैंने?
डिमांड और सप्लाई। तो अपने को डिमांड और सप्लाई पहले एफसी सब रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने सप्लाई के वो नहीं लिखे कोऑर्डिनेट्स, वो आप लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखा ना डिमांड के ये वाले, ऐसे सप्लाई के भी लिख लेना कि फाइनल कोऑर्डिनेट ये रहने वाले हैं डिमांड के। डिमांड के तो ये है, सप्लाई के भी बना लेना आप ऐसे। और ये बस प्लॉट करने हैं भैया, हमें एग्जाम में भी ऐसे प्लॉट करने हैं क्या? नहीं, ये तो मैंने आपको सिखाया है बनाना कि कैसे बनते हैं या ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। एग्जाम में सीधा पेलना है हमें, डी इज द डिमांड कर एंड एस इज द सप्लाई का, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे। बस इतना ज्यादा, इतनी गहरी इंटरप्रिटेशन मत निकाल, जो मैंने बोला है उतना जरूरी नहीं है। ऐसी क्लास हम हमेशा चाहेंगे कि हमारी हर एक क्लास ऐसी चले, जैसे शांति का माहौल। नहीं चलेगी, मैं चलवा के रहूंगा। हाथ क्या तो उसके भी बना लो, कोऑर्डिनेट सप्लाई के बना लिए। ये तो डिमांड के थे, ऐसे आप सप्लाई के बना लेना। सप्लाई के कितने कितने आएंगे बताना मेरे को। 380, 400 के साथ 90, 500 के साथ 100 और 700 के साथ 110, और बस उन्हें प्लॉट करने हैं। मुझे बताओ डाउट किसको है? नहीं है? 1 मिनट का और समय लूं आपका, बस ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, 1 मिनट का समय ले रहा हूँ। ये कर लिया आपने, नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलो एक बार बस ये टेक्स्ट पढ़ के देखो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, मैं तो कल ही पढ़ाऊंगा। बस तुम पढ़ के देखो ये क्या लिखा हुआ है, और 10-20% भी समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ बस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितना भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सब पढ़ो अपने मन मन में। आगे समझ में, थोड़ा बहुत समझ में है। पहले वाला समझ में है, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, क्योंकि किसका इंटरवेंशन होता ही नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट दखलंदाजी करती है यहाँ पे। गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, डिमांड सप्लाई होती है मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग रेट निकल रहा है। हम डिमांड करने वाले, वे सप्लाई करने वाले, उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर जाएगा। अरे सेलर बोल रहा है 100 रुपए किलो है टमाटर, मम्मी ने सीधा कहा छूट से 10 रुपए किलो, ठीक है ना वगैरह। आंटी कुछ तो ख्याल रखो। अच्छा, अब मम्मी ने बोला अच्छा ऐसा ज्यादा गलत बोल दिया क्या हमने, कोई बात नहीं भैया 20 लगा लेना। वो कह रहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। वो कह रहा बस ज्यादा से ज्यादा हम कितना कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 90। वो घट के बस 80 पे आया, और मम्मी 10 रुपए से बढ़ करके मम्मी को ज्यादा लोड लेना पड़ा, ठीक है। वो कह रहा कि 80 से कम तो होगा ही नहीं। 80 पे मान लिया, 80 रुपए के भाव में 1 किलो टमाटर का जो रेट है, 80 रुपए के भाव में वो भी बेचने के लिए तैयार है और मम्मी खरीदने के लिए तैयार है। तो बस इक्विलिब्रियम रेट निकल गया ना। यही तो है इंटरसेक्शन किसका, डिमांड और सप्लाई का। वही मैंने आपको करके दिखाया था। अच्छा ये वाला बुलेट समझ में, कौन सा पांचवा बोला ना मैंने आपको, तीसरा चौथा पांचवा है क्या समझ में? और छठा एक बार देखना, छठा पढ़ के देखना ये वाला, और ये सातवां। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, मैं तो कल पढ़ाऊंगा। एक्सचेंज रेट मार्केट निकाल के देती है थ्रू इंट्रैक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ बैंक्स, क्योंकि मार्केट में कौन होते हैं, हजारों बैंक होते हैं जो क्या बेचते हैं, डॉलर बेचते हैं, बाकी दूसरी करेंसी बेचते हैं। फार्म्स होती है, फार्म्स मतलब जो बिजनेस फार्म्स होती है, ठीक है ना, जो खरीदते हैं, मतलब कुछ खरीदार होते हैं
और कुछ बेचने वाले होते हैं, ठीक है ना। या बाकी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसीज हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस, ठीक है ना। एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो किसकी खरीद और बेच में लगे हुए, फॉरेन एक्सचेंज की, इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट वाला पढ़ो एक बार जल्दी से, आगे समझ में नहीं आया तो कल बताऊंगा मैं। इससे ये बात तो प्रूव होती है बच्चों कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग है तो थियरी हमें समझ में आ जाएगी, और अगर थियरी को रटने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होएगा फिर, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बोलो भारत माता की वंदे। आज के लिए इतना ही करेंगे हम।